एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग वर्सेस बीएससी नर्सिंग। सो ईयर 2026 में बीएससी नर्सिंग वर्ल्ड में एज अ स्टूडेंट एंटर करने का अगर आप प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग में, सो आज की ये वीडियो आपकी पूरी कंफ्यूजन को दूर करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले हम बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग की। सो जीएनएम नर्सिंग की अगर बात करें तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये भी नर्सिंग कोर्स है बट ये 3 साल का नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। सो आपका बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो यही होता है कि बीएससी नर्सिंग आपका बैचलर डिग्री कोर्स होता है और जो आपका जीएनएम है वो डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स है। सो जीएनएम आपका 3 इयर्स का नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, मैं दोबारा से बोल दे रही हूँ, जीएनएम दैट इज द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो आपका 3 इयर्स का होता है। ठीक है, अब हम इसके सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप जीएनएम नर्सिंग करते हो तो आपको क्या पढ़ना है। देन आगे जब मैं बीएससी नर्सिंग डिस्कस करूंगी तो ये जीएनएम नर्सिंग में जो बातें हमने डिस्कस करी रहेंगी, इस चीज़ को आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको एट लास्ट फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा कि आपको अपने लिए क्या चूज करना है। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल का कोर्स होता है और इसका जो आपका फाइनल एग्जाम होता है ये ईयरली होता है, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स नहीं होते हैं। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम जो कि 3 साल का कोर्स है, इसमें आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होता है, इसमें आपका ईयरली एग्जाम होता है। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक फंडामेंटल कोर्स, इंग्लिश और कंप्यूटर आएगा। देन सेकेंड ईयर जीएनएम सेकेंड ईयर में आपका एमएसएन दैट इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग दैट इज एमएचएन और सीएचएन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो जीएनएम सेकेंड ईयर के ये 3 मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आता है आपका जीएनएम थर्ड ईयर, 3 साल का नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स का फाइनल ईयर होता है आपका जीएनएम थर्ड ईयर। इसके सब्जेक्ट लिस्ट की बात करें तो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड देन आपका आता है मिडवाइफरी, यही आपके 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद आपका रिसर्च और नर्सिंग मैनेजमेंट भी इसमें आपको पढ़ना होता है, बट आपके जो मेजर 2 सब्जेक्ट होते हैं जीएनएम थर्ड ईयर का दैट इज द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड आपका आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आता है और आपका मिडवाइफरी दैट इज द गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। ठीक है, एक चीज़ मुझसे मिस हुई है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग में एक सब्जेक्ट होता है दैट इज द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कम्युनिटी पार्ट 1 और कम्युनिटी पार्ट 2। कम्युनिटी पार्ट 1 आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है और कम्युनिटी पार्ट 2 जो कि फाइनल पार्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो आपको जीएनएम थर्ड ईयर में पढ़ना होता है। सो जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स को मैं दोबारा से आपको एक बारी बता दे रही हूँ। फर्स्ट ईयर के जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक फंडामेंटल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1, इंग्लिश और कंप्यूटर। जीएनएम सेकेंड ईयर के जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे दैट इज द एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मिडवाइफरी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जीएनएम सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। वो सब्जेक्ट्स में सब एमएचएन, सीएचएन इस तरीके से ही होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बट मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया है तो आप स्क्रीन पे अच्छे से पढ़ लेना। देन आप जीएनएम थर्ड ईयर में आते हो, फाइनल ईयर में, उधर आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2, मिडवाइफरी दैट इज द गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग और आपका देन फाइनल आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट और रिसर्च। ये सब्जेक्ट तब पढ़ते हैं जब आपके कॉलेज के साइड से मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स आपको अब क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा सा जीएनएम एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जीएनएम नर्सिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज और एक्सपेक्टेड सैलरी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में डिस्कस करेंगे। जीएनएम नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। सो देखो, जीएनएम नर्सिंग कॉलेजेस आपको एक्चुअली नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग हम सिर्फ उन नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स को बोलते हैं जहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। जहाँ पे जीएनएम नर्सिंग का जो कोर्स होता है उसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग या फिर स्कूल ऑफ नर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, देखो प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं। गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, अब तक स्टेट का होता था। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश यूपी जीईटी
करके एग्जाम होता था जिससे जीएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। इसी तरीके से हर एक स्टेट गवर्नमेंट जीएनएम कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। बट अभी कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं कि अब मे बी ईयर 2026 से नीट के थ्रू ही जीएनएम कोर्स में भी एडमिशन मिलेगा। बट हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइक अभी जैन तो चल ही रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मिड फैब और मार्च की स्टार्टिंग तक हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल नर्सिंग के लिए भी सिर्फ एक नीट एग्जाम ही होगा या फिर स्टेट लेवल के भी एग्जाम होंगे। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए अब तक बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते थे जहाँ पे वो अपना सेल्फ एग्जाम कंडक्ट करा के एडमिशन लेते हैं। बट अब ये जो सेल्फ एग्जाम वाला टाइम था, जो सेल्फ एग्जाम वाला प्रोसेस था, वो कम्प्लीटली आप कह सकते हो कि उस चीज़ को रोक दिया गया है। 2026 में आपको किसी भी जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन का मौका ना मिले तो आप नीट एग्जाम को ही अभी मान के चलो, और नीट एग्जाम के थ्रू कैसे आपको तैयारी करनी है इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप एक बार इसको देख लेना। उसमें मैंने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल को हाईलाइट किया है, बट वो जीएनएम के लिए भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आप नीट के थ्रू आपको जीएनएम एडमिशन मिलेगा तो वही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और इस तरीके से अगर आपका नीट में एक एवरेज मार्क्स लाते हो तो आपको जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी आप अपने स्टेट का जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होगा उस पर देखते रहना, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करते रहना। अगर उनके साइट से कोई एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो उस चीज़ को आप ध्यान देना, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करना, एंट्रेंस एग्जाम देना, काउंसलिंग कराना, और उसी काउंसलिंग के थ्रू आपका जीएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोविजन अब समझो इम्पॉसिबल है, तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए इंतजार में मत बैठना। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपके स्टेट में, आपकी सिटी में, चाहे वो प्राइवेट के लिए हो चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो आई थिंक आपका एडमिशन प्रोसेस अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। देखो जीएनएम में जो आपका ये कोर्सेज आएंगे, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो आप गवर्नमेंट जीएनएम इंस्टीट्यूट की अगर फ़ी की बात करें तो मान के चलो ऑलमोस्ट नील है, मतलब ज़ीरो के बराबर। बहुत ही एक एवरेज अमाउंट लगता है 15 to 30,000, मतलब 15 से 30,000 में आपका पूरा नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। जीएनएम नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो पूरा 15 से 30,000 में हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप अपना पर्सनल एक्सपेंस कितना खर्च करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट कॉलेज का जो आपका पूरा एक्सपेंडिचर है वो 30,000 के विद इन ही रहेगा अगर गवर्नमेंट जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाता है तो। वहीं प्राइवेट जीएनएम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी फ़ी कॉलेज टू कॉलेज वैरी करेगी, ठीक है। बट फिर भी अगर हम ऑन एन एवरेज अगर देख के मान के चलो तो अप टू 90,000 to 1 लाख, मतलब आप मान के चलो कि पूरे 3 साल अगर जीएनएम करते हो किसी प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप जीएनएम करते हो तो पूरे 3 साल का आपका मैक्सिमम फीस 3 लाख, मतलब 3 से 3.5 लाख और 4 लाख तक मान के चलो, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फीस स्ट्रक्चर होता रहता है, एग्जामिनेशन फीस। तो प्राइवेट कॉलेज का हम एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक एवरेज अमाउंट हम डिस्कस कर सकते हैं अप टू 3 लाख to 4 लाख, इसी के बीच में, ठीक है। इससे ज़्यादा हाई फ़ी आपको पे करके किसी प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जीएनएम करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। थोड़ा बहुत वैरी कर सकते हो बट 4 के बहुत एबव जाने का ट्राई मत करना, ठीक है। ये मेरी छोटी सी नॉर्मल सजेशन है। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आप कौन से कॉलेज से करना चाहते हो, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। बट मेरे अकॉर्डिंग अप टू 4 लाख, मैक्सिमम 4.5 लाख जीएनएम नर्सिंग में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सपेंड करने की नीड नहीं है। तो फीस स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, एडमिशन प्रोसेस भी क्लियर हो गया, सब्जेक्ट्स भी क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएनएम नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी क्या हो रहेगी और प्राइवेट सेक्टर में आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगी। सो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें, दैट इज द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर जीएनएम नर्सिंग, इसके पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लो जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के पहले उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन और एफिलिएशन प्लीज़ अच्छे से वेरीफाई एंड री-वेरीफाई ज़रूर कर लेना कि वो आईएनसी सर्टिफाइड है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई करना एंड दोबारा रीअश्योरेंस के लिए री-वेरीफाई करना। भाई किसी भी एंगल से
आपका कॉलेज जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, उस नर्सिंग इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन आईएनसी के साथ होना चाहिए। उस कॉलेज का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। जो जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट का उसके स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा, आईएनसी से उसका एफिलिएशन होगा, उसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन और वैलिडेशन होता है किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट का बहुत ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि जब आप किसी वैलिड नर्सिंग इंस्टीट्यूट से डिग्री लोगे तो ही आपकी डिग्री आपको आगे जॉब दिलाने के लिए काम आ पाएगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बात समझ लो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जो भी कन्फ्यूज़न आए या फिर आप नोट्स परचेस करना चाहते हो, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एज वेल एज नोट्स परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो देखो, सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर बात कर लेते हैं, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में एंटर करने वालों का जो सबसे बड़ा मेन फोकस होता है वो गवर्नमेंट जॉब ही होती है। सो देखो, गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो ये होता है कि हर एक वैकेंसी का अपना अलग एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स, सीएचओ, ये कुछ पोस्ट होती हैं जो बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है। एज अ जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट आपके लिए जो चीज़ है वो, आप देखो, जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आती है वो ग्रेड ए ग्रेड बी में आती है। अगर ग्रेड ए में मौका ना मिले तो आप ग्रेड बी में भी ट्राई कर सकते हो, उसमें भी आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। देखो, गवर्नमेंट जॉब है तो जब भी सैलरी रहेगी हमेशा आपकी 40,000 के एबव ही सैलरी रहेगी, कभी भी 40,000 के बिलो नहीं रहेगी। और गवर्नमेंट जॉब में आपको जॉब सिक्योरिटी 100% मिलेगी कि भाई एक बारी जॉब में एंटर हो गए, अच्छे से मन लगा के काम करोगे तो लाइफ लॉन्ग आप सेट हो, सैलरी आपकी आती रहेगी। बाकी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारी अलाउंस होता रहता है, जिसमें कुछ सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। ठीक है, बस काम है कि आपको लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ काम करना है, क्योंकि आपका प्रोफेशन बहुत ही नोबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जब भी देखोगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अगर वैकेंसी आता है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए या नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड बी के पोस्ट के लिए, उस पर साफ साफ लिखा रहता है या तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आईएनसी रजिस्टर्ड कॉलेज से कैंडिडेट को अप्लाई करने के पहले, या फिर जीएनएम नर्सिंग होना चाहिए। कभी कभी जीएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लेता है। बात समझ लो कि आपने जीएनएम नर्सिंग किया, उसके बाद आपको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा क्लिनिकल सेक्टर में, उसके बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये फिक्स नहीं है। जीएनएम करने के बाद जो वैकेंसी आती है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैरी करता है। मान लो इस बार कोई वैकेंसी आई है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसमें एक्सपीरियंस मांगा है, कहीं कहीं फ्रेशर स्टूडेंट्स को ही मांगा है कि भाई आपने अगर जीएनएम कंप्लीट कर लिया है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो अब आप एलिजिबल हो जॉब के लिए अप्लाई करने को। ठीक है, तो वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि जीएनएम करने के बाद आपको एक्सपीरियंस ले करके ही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर बिना एक्सपीरियंस के भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने जिस ईयर में पास आउट किया है उस ईयर में जो वैकेंसी आई है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आई थिंक अब आपको जीएनएम के बाद गवर्नमेंट जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिनेरियो समझ में आ गया होगा। सैलरी मैंने बता दी है कि जीएनएम करने के बाद आपके किसी भी पोस्ट पे नर्सिंग फील्ड में अगर जॉब लगती है तो आपकी सैलरी जब भी रहेगी वो 40,000 के अबव ही रहेगी, और अगर हाईएस्ट लिमिटेशन देखें तो अप टू 60 to 75,000 तक आप मान के चलो। क्लियर है? तो अब हम प्राइवेट सेक्टर को डिस्कस करते हैं कि जीएनएम नर्सिंग करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कितनी सैलरी मिलेंगी। सो अब हम बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग का प्राइवेट सेक्टर में। तो 3 साल का जीएनएम नर्सिंग करने के बाद जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाओगे तो आपको टीचिंग फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी, आपको हॉस्पिटल क्लिनिकल सेक्टर में ही स्टाफ नर्स की जॉब करने के लिए आप एलिजिबल हो। आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर एज अ नर्सिंग ट्यूटर पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब होती है वो स्टाफ नर्स की जॉब होती है। ठीक है, जिसमें आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपका पे स्केल होगा, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन किए हो, उस हॉस्पिटल में वहाँ के जीएनएम नर्सिंग स्टाफ को क्या सैलरी दी जाती है। क्योंकि भाई हम अगर कहीं जॉब करते हैं तो हम उस इंसान पे डिपेंड होते हैं ना जिसके ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जितनी सैलरी देते हैं उतनी हमें भी देंगे। तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, बट फिर भी ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी 8,000 से 15,000
8 से 15,000 के बीच में रहेगी मिनिमम। मैक्सिमम तो आप जितना बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन करो, आप कितना अर्न कर रहे हो, जिस डॉक्टर के साथ आप काम कर रहे हो वो आपको कितनी सैलरी दे रहे हैं, बाकी की चीज़ें बहुत अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं कि आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो या फिर स्पेशलिस्ट क्लिनिक पे हो, तो डिपेंड करता है। और अगर आप किसी जनरल हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे मिनिमम सैलरी आपकी 8,000 से लेकर के 15,000 तक वैरी करती है। और प्राइवेट सेक्टर में आप जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अलग से एक्सपीरियंस का कुछ भी लाइक ये हेडेक नहीं है कि भाई एक्सपीरियंस लेके आओ तब हम तुमको जॉब देंगे, क्योंकि जॉब करोगे तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जीएनएम नर्सिंग करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपकी जो मिनिमम सैलरी रहेगी वो 8,000 से लेके 15,000 तक वैरी करेगी। बट आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी करना पड़ेगा, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, और थोड़ा सा लीव का भी इशू रहता है, छुट्टियां जल्दी नहीं मिलती है, और खासकर स्टार्टिंग में जब आप जॉब में एंटर होते हो तब और लीव का इशू होता है। तो ये थोड़े से प्राइवेट सेक्टर के ड्रॉबैक हैं। बट हाँ भाई, अगर कुछ करना है तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है ना, थोड़ा मेहनत से काम करना पड़ता है, थोड़ा कभी कभी 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करना पड़ सकता है। तो ये सब तो आपको नर्सिंग फील्ड के बारे में स्टूडेंट पीरियड से ही समझ में आ जाएगा कि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, वर्किंग आवर भी ज़्यादा होता है। जीएनएम नर्सिंग करने के बाद बस आपको थोड़ा सा ये ड्रॉबैक होता है कि अगर आप कॉलेज में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, नर्सिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप जीएनएम नर्सिंग करने के तुरंत बाद नहीं पढ़ा सकते हो। अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हो, नर्सिंग ट्यूटर बनना चाहते हो जीएनएम के बाद, तो जीएनएम नर्सिंग के बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना पड़ता है, 2 साल का कोर्स। उसको करने के बाद आप भी नर्सिंग ग्रेजुएट हो जाते हो, तब आप किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो। सो आई होप जीएनएम के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश करी है। तो आपको क्या समझ में नहीं आया या फिर ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो कुछ वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, जैसे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और भी कई सारी चीज़ें, या फिर आप चैनल पे विजिट करके भी स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो, आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़ मिलेंगी रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग। बट यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट कंपेरिजन बता दूंगी, मतलब कुछ चीज़ें बता दूंगी जो आप शॉर्टली जीएनएम के साथ कंपेयर कर लोगे। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दैट इज कि आपका जो बीएससी नर्सिंग है वो 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स है। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग में ज्वाइन किया है तो आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। आप बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट कहलाओगे, बात समझ रहे हो। दूसरी चीज़, ये आपका 4 साल का कोर्स है। इसके एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस में आपका नीट के थ्रू भी होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का अपना, गवर्नमेंट कॉलेज और ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ का अपना भी एग्ज़ाम होता है, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करा के भी एडमिशन लेते हैं। बट ईयर 2026 में जहाँ तक 80% के अबव चांसेस हैं कि एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा। तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो, बीएससी नर्सिंग के लिए कंपटीशन बहुत टफ होता है। अगर आपको नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपका जो मार्क्स है वो 480 से लेकर के 530 के बीच में आए, तभी आपको बीएससी नर्सिंग का आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है कि आप जिस भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो आईएनसी एफिलिएटेड होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से वो एफिलेटेड होना चाहिए, आईएनसी में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही कॉलेज आपके लिए सही है। उस कॉलेज से ही करने के बाद आप नॉर्सेट और एब्रॉड नर्सिंग जॉब के लिए भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो अगर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके सपने हैं कि आपको क्लिनिकल सेक्टर में कोई हायर पोस्ट लेनी है, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड ए की, या फिर एब्रॉड जाके जॉब करना है, तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ऐसे नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है जो आईएनसी एफिलिएटेड हो, ठीक है। दूसरी चीज़, बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स जीएनएम नर्सिंग से ही मैच करते हैं, बट सिलेबस आपका ब्रॉड होता है और डीप होता है, ठीक है। और आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो एमबीबीएस में पढ़ने होते हैं, बट थोड़ा सा सिलेबस ऑफकोर्स एमबीबीएस के कंपैरिजन में कम रहता है, बट जीएनएम नर्सिंग से ज़्यादा होता है। तो बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो आप प्लीज़ बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो चीज़ को अच्छे से देख लेना। इसके बाद
बीएससी नर्सिंग में अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मतलब 2 रास्ते होते हैं। एक क्लिनिकल सेक्टर होता है और एक आपका टीचिंग सेक्टर होता है, जिसमें मैं हूँ। तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप प्राइवेट जीएनएम एएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे काम कर सकते हैं। जीएनएम और एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। क्लिनिकल प्रोसीजर सिखाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तब। ठीक है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो नॉर्सेट, आरआरबी, ईएसआईसी, डीएसएसबी ऐसी कई सारी पोस्ट आती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सैलरी आपकी 80,000, 90,000, 95,000 और कभी कभी अप टू 1 लाख तक भी पहुंच जाती है। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एंटर करते हो तो आपकी सैलरी 75,000 से अबव होगी। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग की बात करें तो आपका जो टीचिंग करियर होता है जीएनएम और एएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ स्टार्ट होता है। उसमें आपका मिनिमम पेमेंट, अगर मिनिमम से मिनिमम सैलरी भी देखें तो स्टार्टिंग आपकी 15,000 होगी। अगेन प्राइवेट सेक्टर में डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी के कौन से नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो। जितनी बड़ी सिटी होगी, जितना बड़ा नर्सिंग इंस्टीट्यूट होगा, उतना अच्छा आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है। तो किस तरीके से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना अच्छा होता है, क्यों करना चाहिए, इस टॉपिक पे भी मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा टाइटल के साथ, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा बीएससी नर्सिंग के बाद कैसे जॉब लेनी है उस पर। ठीक है। सो आप थोड़ा सा कॉलेज फ़ी की बात कर लेते हैं। भाई देखो, बीएससी नर्सिंग अगर करना है आपको प्राइवेट कॉलेज से तो आपको आपके पॉकेट का बजट थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करने में जो आपका खर्च है वो 7 लाख से 10 लाख मतलब 7 to 10 लाख तक पहुंच जाता है। मैंने 2021 से 2025 के बैच में पढ़ा है, तो उस टाइम पे मेरा जो पूरा टोटल खर्चा आया है वो अराउंड 7 लाख तक था। अब फी इंक्रीज हो गई है, तो आप 7 लाख से 10 लाख तक का बजट बना के चलो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो। किसी कॉलेज और किसी स्टेट में फीस थोड़ी सी कम हो सकती है, बट फिर भी 6 लाख से नीचे तो नहीं जाएगा अगर अच्छे लेवल का कॉलेज आप देखोगे तो। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में आपकी बहुत ज़्यादा फीस नहीं रहती है। बस वही जैसे जीएनएम नर्सिंग का मैंने आपको बजट बताया था 30 मैक्सिमम 30,000, उसी तरीके से मैक्सिमम 30, इवन उससे कम में भी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का मैक्सिमम 30,000 है, उससे ज़्यादा नहीं। सो फी अगर प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग, तो आपको आपका बजट थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। इसके अलावा एडिशनल एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट्स लोड बहुत ज़्यादा होता है, क्लिनिकल ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड एट लास्ट आपको रिसर्च थीसिस सबमिट करना होता है, जो कि जीएनएम नर्सिंग में भी करना होता है, बट जीएनएम नर्सिंग में थोड़ा ईजिली होता है एंड बीएससी नर्सिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बट करना दोनों में है। तो जीएनएम नर्सिंग वाले बच्चे भी सुन लो और बीएससी नर्सिंग वाले भी सुन लो, रिसर्च के लिए आप थोड़ा सा अलग से पैसा संभाल के रखना। उसमें आपका मैक्सिमम अमाउंट मतलब मैं ज़्यादा नहीं 4 से 5 हज़ार खर्च आता है, डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च गाइड आपसे कितना खर्च करा रही है। ठीक है। सो आई थिंक जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या चूज़ करने वाले हो ईयर 2026 में नर्सिंग फील्ड में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।